अगर आप भी एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और जीएस यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने सीजीएल मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री पीडीएफ आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का सीजीएल मेंस की सीरीज नंबर 3 में। यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इसके कुछ बेहतरीन से प्रश्नों को करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ मॉक क्वेश्चंस हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं। और मैंने आपको बताया था हर सब्जेक्ट की जो पहली और दूसरी वीडियो होगी उसका लेवल हम मॉडरेट लेवल रखने वाले हैं। इसीलिए सीधा बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं। क्लास नंबर आपकी 3 है, सब्जेक्ट आज का हमारा ज्योग्राफी है। इससे पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं। जो बच्चा नया है इससे पहले वाली हिस्ट्री और पॉलिटी देख ले, ये ज्योग्राफी का है। फिर हम सब्जेक्ट वाइज जैसे नेक्स्ट वाले इकोनॉमिक्स आ गया, फिर स्टैटिक जीके आ गया, फिर साइंस आ गया, ऐसे करके ये सीरीज आती रहेगी। चलिए सीधी बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना कि जितनी बातें मैं बताऊंगा, जितने कॉन्सेप्ट यहां पर हम बात करेंगे बीच बीच में, उनको आपको याद रखना है, क्योंकि उनके आधार पर कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा उसको हम बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। और ऑप्शन माध्यम से भी हम कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आज उन चीजों को भी आप समझने वाले हैं। सुनिएगा जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक चिल्का लेक लोकेटेड। आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक कहां पर है। अब देखिए जरा, ये आपको पता था इसका आंसर, तो इसका आंसर सिंपल सा है। 2024 का ही एसएससी के द्वारा पूछा गया, एसएससी के ही एक एग्जाम में 2024 में पूछा गया ये प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, क्या आप में से किसी की शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। देखिए, अगर हम प्यारे साथियों भारत की बात करें तो भारत में यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है, और इसी उड़ीसा के तट पर, कोस्ट पर एक लेक आपको देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है चिल्का लेक। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? चिल्का झील बोला जाता है। और चिल्का चिल्का झील इसको बोला जाता है। और जो ये चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील। अब आपसे एक चीज और पूछी जाती है, चलो चिल्का लेक तो हो गया, ये भैया कहाँ से, कौन से ओशियन से रिलेटेड है? तो ये बे ऑफ बंगाल से या इंडियन ओशियन से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है ना। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है जो इनलैंड हो, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। तो उसके लिए आप आंसर क्या करते हो? उसके लिए आप आंसर करते हो ये वाला, राजस्थान वाला। ये क्या लिख गया भाई? उसके लिए आप आंसर क्या करते हो? उसके लिए आप आंसर ये वाला करते हो। यहां पर कौन सा लेक पड़ता है बताना जरा? सांबर लेक। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो सांबर लेक है, जो सांबर झील है, ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक हो जाता है। क्लियर है? अब आ जाओ जरा। भारत का सबसे, ये सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, ठीक है। हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक, सबसे ज्यादा खारे पानी की झील। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ऊंचाई पर, हाइट पर लेक कौन सा है भारत में? सबसे ऊंचा लेक कौन सा है? हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया या सॉल्ट वाटर, ये देखो, ये हाईएस्ट सॉल्ट वाटर है, लेकिन वो क्या, सबसे ज्यादा हाइट पर, हाइट वाला पूछ रहा है आपसे। हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया लिखेंगे जरा, हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया, लेक ऑफ इंडिया, भारत का हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची झील। तो सबसे ऊंची झील की अगर हम बात करें, ऊंची झील की अगर हम बात करें, तो वो झील होती है चोलहामू। कौन सी हो जाती है मेरे भाई? चोलहामू लेक हो जाता है, चोलहामू झील हो जाती है, चोलहामू झील हो जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कहां पर देखने को मिलेगी आपको? सिक्किम में। कहां पर देखने को मिलेगी आपको? सिक्किम में आपको ये देखने को मिल जाएगी। आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? आपसे पूछा था लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, आपने कर दिया उड़ीसा में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है चिल्का लेक, जिसका नाम है आपका चिल्का लेक, ये रहा। आइए कुछ लेक्स की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। इस भारत को आज बीच में ले लेते हैं, अक्सर हम कोने में ही बनाते हैं, आज बीच में बात करेंगे।
इसमें कुछ फेमस लेक्स की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये वाला जो लेक है ये कौन सा हो गया, ये हो गया चोल्हामू, चोल्हामू लेक। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है आपको, सिक्किम में देखने को मिलता है। तो ये सिक्किम में हो गया चोल्हामू लेक। अच्छा, यहीं पर मणिपुर का भी एक इंपॉर्टेंट लेक है जिसको क्या बोलते हैं, लोकटक। लोकटक कौन सा लेक है ये, लोकटक लेक है, लोकटक झील है। अगर लोकटक झील की बात की जाए तो कहां पर देखने को मिलेगी ये है भैया मणिपुर में। कहां पर है, मणिपुर में ये देखने को मिलेगी। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है भारत में जिसका नाम है केबुल लेमजाओ वो यहीं पर देखने को मिलता है। कौन सा नेशनल पार्क है भाई, उस नेशनल पार्क का नाम हो जाता है केबुल लेमजाओ, केबुल, केबुल लेमजाओ। तो केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी आपका मणिपुर में लोकटक लेक पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें फ्रेश वाटर का फेमस लेक है ना, फ्रेश वाटर का, तो फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट लेक कौन सा हो गया, वूलर लेक, J&K में। वूलर लेक की अगर मैं बात करूं, वूलर झील हो गया, डल झील हो गया जिसको डल लेक बोलते हैं। तो वूलर लेक और डल लेक ये दोनों कहां पर हो गए, ये J&K के फेमस लेक हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि राजसमंद हो गया, जैसे कि आपका सांभर हो गया, इंपॉर्टेंट है सांभर। जो सांभर लेक है, जो सांभर झील है, वो कहां पर देखने को मिलती है, सांभर झील प्यारे साथियों आपको आरजे मतलब राजस्थान में देखने को मिलती है। इसके अलावा फेमस लेक आपको केरल में भी देखने को मिलेंगे। केरल के दो फेमस लेक हो जाएंगे, कौन कौन सा बताओ जरा। एक है वेम्बनाड लेक, वेम्बनाड लेक, और दूसरा है अष्टमुडी। कौन कौन सा हो गया, वेम्बनाड और अष्टमुडी लिखेंगे, वेम्बनाड, वेम्बनाड लेक, और इसके साथ साथ में अष्टमुडी लेक। तो वेम्बनाड एंड अष्टमुडी जो लेक हैं ये कहाँ के हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, ये दोनों लेक आपके केरल के हो जाएंगे, वेम्बनाड लेक भी और अष्टमुडी लेक भी। समझ गए आप बात को। इसके अलावा अच्छा चलो एक और लिख लो, सेंटर में लिख लो, यहां पर सेंटर में पड़ता है एमपी, और एमपी में एक लेक पड़ता है जिसको बोलते हैं भोजताल। कौन सा बोलते हैं, भोजताल। तो भोजताल कहां पर पड़ता है, वो आपका एमपी में पड़ता है। इसके अलावा नैनीताल कहां पर पड़ता है, नैनीताल लिख लो जरा, उत्तराखंड में पड़ता है। नैनीताल कहां पर पड़ता है, तो नैनीताल की अगर मैं बात करूं तो नैनीताल आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अच्छा एक और है फेमस सा, बताओ, पेंगोंगसो। पेंगोंगसो कहां पर पड़ता है, पेंगोंगसो, पेंगोंग लेक की मैं बात करूं तो वो आपका लद्दाख में पड़ता है। कहां पर, लद्दाख में, लद्दाख, लद्दाख वाले रीजन में पड़ता है पेंगोंग लेक। ये कुछ इंपोर्टेंट लेक्स हो जाते हैं आपके, क्लियर है, आई बात समझ में। चले हम आगे, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था हमारा वो पूछ रहा था कि चिल्का लेक कहां पर है, तो चिल्का लेक हमारा उड़ीसा में हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पेरिहिलियन इज व्हेन, पेरिहिलियन कब होता है। देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए दो तीन बातें बनानी पड़ेंगी हमको, बातें इन द सेंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, बनानी भी क्या, जैसे हमने बनाया एक तो ये गोला बना दिया, ठीक है, दो छोटे छोटे गोले बना देते हैं। एक गोला हमने यहां बनाया, एक गोला हमने यहां बनाया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक काम, रुको, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लो ताकि समझ में आ जाए, और इसको भी बना लो थोड़ा सा और बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा ही बनाया हमने, ठीक है। अब सुनो, ये क्या है, ये है पृथ्वी, ये क्या है, ये है भैया आपकी पृथ्वी, पृथ्वी। अब ये पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी आप सभी को पता है सूरज के चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है। ये कुछ ज्यादा ही पास से हो गया क्या, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करके निकाल लो। पृथ्वी सूरज के, ये ऐसे थोड़ा और दूर होता है, मैंने डायग्राम में ऐसे बना दिया, ठीक है ना। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, और ये बीच में कौन है भैया, ये है सन, इसको कहते हैं सूर्य। अब देखना जरा, जैसे पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास रिमोट है, तो ये पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, और जब सूरज के चक्कर लगा रही है तो कभी ये सूरज के करीब होगी, तो कभी ये ऐसे लगाती है, ऐसे, ऐसे, मतलब एक बार ये सूरज से दूर जाती है तो एक बार सूरज के पास आती है। तो ये जब कौन से महीने में पास आती है सूरज के और कौन से महीने में दूर जाती है, हम उसकी बात करेंगे। और अगर हम उसकी बात करें कि कौन से महीने में पास आती है और कौन से महीने में दूर जाती है,
तो आप देखेंगे कि ये है एक तो डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस भाई ये है। देखो, आप पाओगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे 152.1 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन किलोमीटर। और इसको बोलेंगे 147.1 मिलियन किलोमीटर। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कम है। तो जो कम वाली डिस्टेंस, अब ये भी पता है क्या चेंज होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, आपको पता है 24 घंटे, ये जो हमारा अर्थ है ये 24 घंटे के अंदर अंदर सूरज के चक्कर नहीं लगाती, स्लाइटली थोड़ा सा कम है। और स्लाइटली कम होने की वजह से ये थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी 3 जनवरी, कभी 4 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, ऐसे करके रहता है। लेकिन हम मान करके चलेंगे लगभग 3 जनवरी के आसपास में पृथ्वी सूरज के सबसे निकट रहती है। अब दूसरी तरफ क्या है, लगभग 4 जुलाई, तो 6 महीने बाद ही आएगा, क्योंकि 6 महीने ऐसे लगते हैं जाने में और 6 महीने ऐसे लगते हैं आने में। तो पृथ्वी जो सूरज के चक्कर लगा रही है वो 3 जनवरी को सूरज के सबसे करीब होती है, और 3 जनवरी के बाद करते करते जुलाई में दूर होती है और फिर से करीब होती है। अब आप कहोगे कि सर अगर जनवरी में पृथ्वी सूरज के करीब होती है तो जनवरी में सबसे ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, पड़ती है, किसने कहा नहीं पड़ती। लेकिन पृथ्वी क्योंकि थोड़ी सी टिल्टेड है, और पृथ्वी टिल्टेड होने की वजह से जैसे अभी है, तो ये कौन सा है, जुलाई वाला, जुलाई में क्या है, दूर है। और दूर है तो ये इसकी डायरेक्ट रेज, सूरज की डायरेक्ट रेज किसके ऊपर आ रही है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो ऊपर वाला कैंसर है यहाँ भारत पड़ता है, तो इंडिया के ऊपर में आ रही है डायरेक्ट रेज। लेकिन जब पृथ्वी घूम करके जनवरी में पहुंचती है तो डायरेक्ट रेज ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आती है। तो पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो जो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो जुलाई, जून जुलाई में ये डायरेक्टली यहाँ पर हमारा जो भारत है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है, और दिसंबर में ये आपका जो है ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न के ऊपर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, भयानक गर्मी पड़ती है ना हमारे यहाँ, वैसे ही भयानक गर्मी दिसंबर में भी पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में, और दिसंबर के जस्ट बाद क्या आता है, जनवरी। तो उस दौरान भयानक गर्मी तो पड़ती है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है। इसको बोलते हैं पेरीहिलियन और एपीहिलियन। पहले जहां पर आ गया तो वो पेरीहिलियन कहलाएगा, पेरीहिलियन। और जो बाद में आया उसको एपीहिलियन कहा जाता है। तो पेरीहिलियन और एपीहिलियन इसको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पेरीहिलियन कब होता है। भाई पेरीहिलियन जब होता है जब सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। और सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम, अंडर द सन नहीं, फारदेस्ट फ्रॉम द सन नहीं, नियरेस्ट टू द सन, बिल्कुल सही कहा। जब पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है, नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगला वाला बताएंगे, अगला वाला बताएंगे, अगला वाला क्या है। देखेंगे, ये रहा। फटाफट से बताओ जरा अगला वाला क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हो गया, कह क्या रहा है ध्यान से सुनिएगा जरा, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर गलती हो जाती है, मुझे पता है क्यों हो जाती है, और तुम तो छोड़ो, हम जैसे टीचर्स से भी अक्सर गलती हो जाती है, जल्दबाजी में अगर इस क्वेश्चन को करते हैं। ऐसे मान लीजिए, ऐसा नहीं, अब ये क्वेश्चन है वो ठीक है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया जल्दबाजी में पढ़ा, धर 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 हो जाती है गलतियां। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर पृथ्वी बनाता हूं, मैंने बनाई भैया ये पृथ्वी, चलो दूसरे कलर से बनाते हैं, इस वाले कलर से बनाई, मैंने बनाई यहाँ पर ये पृथ्वी। अब क्या है, आप सभी को पता है कि ये तो पृथ्वी हो गई, इसे तो हम लोग अर्थ बोलेंगे। और अर्थ के आसपास में कुछ वायुमंडल की परत है, अर्थ के आसपास में कुछ हवा है जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी से जुड़ी हुई कुछ हवा है ना। चल, इसे क्या कर रखा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल ने अपनी तरफ खींच रखा है, और ये पृथ्वी के सरफेस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है। भाई मैं जैसे पृथ्वी के सरफेस पे खड़ा हूं, जैसे आप खड़े हो, क्लास ले रहे हो, बैठे हो, जो भी है,
तो ऊपर से हमारे सर के ऊपर, जैसे मैं यहां पर खड़े होकर के पढ़ा रहा हूं, तो मेरे सर के ऊपर से कुछ हवा है, वो हवा इस सरफेस पे वजन डाल रही है, तो सरफेस के और हवा के बीच में मैं हूं, तो मेरे ऊपर वजन पड़ रहा है। इसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। अब सुनना जरा, वायुमंडलीय दाब यानी कि इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। अगर मैं इस प्रेशर की बात करूं, अगर मैं इस प्रेशर की बात करूं, अब मैं वैसा वाला मैप बना देता हूं जैसा आप लोग बनाते हो। अगर ऐसा वाला मैप बनाने की हम कोशिश करें और वायुमंडलीय दाब की बात करें, तो आप सभी को पता है कि इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं? जिसको इक्वेटर कहा जाता है, जो कि अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और डायरेक्टली सनरेज इसी के ऊपर आती हैं, है ना? डायरेक्टली सनरेज इसी के ऊपर तो आती हैं, और इसी के पैरेलल में और भी रेखाएं चलती हैं, जैसे ये है वैसे और भी रेखाएं चलती हैं। और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऐसे ही नीचे की साइड में भी चलती हैं। और इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये लेटी हुई रेखाएं, इसीलिए इनको लेटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब सुनना जरा, क्योंकि सनरेज डायरेक्टली इक्वेटर के आसपास ही रहती हैं, तो उस इक्वेटर के आसपास वाली जो हवा होगी, इस रीजन में जो हवा होगी, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में क्योंकि सनरेज डायरेक्टली आ रही है, सनरेज मतलब गर्मी, गर्मी आ रही है तो वो हवा को गर्म कर देगी, और हवा गर्म होने के बाद क्या होगी? एक्सपेंड होगी। किसी भी चीज को आप गर्म करते हो तो वो फैलती है, तो हवा यहां पर एक्सपेंड होगी। जैसे नहीं, गर्मी के समय पे आप लोग क्लास के अंदर भी दूर दूर बैठते हो, सर्दियों में चिपक चिपक के बैठ जाते हो, तो वैसा ही कुछ है कि गर्म हवा क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आएगा, वो एक्सपेंड होगी, तो वो दूर एरिया में फैल जाएगी, तो वो हल्की हो जाएगी। इसने पूछा क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन, चाहे तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात कर ले, चाहे प्रेशर की बात कर ले, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर कम होगा। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, हवा एक्सपेंड हुई तो बड़े एरिया में फैलेगी, बड़े एरिया में फैलेगी तो वो हल्की हो गई, हल्की होकर के प्रेशर कम हो गया। अच्छा, वहीं पर क्या है? पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है, कम होने की वजह से हवा क्या है आपका जो है, पास आती है, पास एयर मॉलिक्यूल्स पास आते हैं, पास आने की वजह से भारी होती है, भारी होने की वजह से क्या है? सरफेस पर ज्यादा दबाव डालती है, तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे ये लेटीट्यूड ऊपर बढ़ते जाएंगे, यहाँ क्या है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 45, 60, 70, 90, तो वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अक्षांश रेखाओं पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात आती है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जैसे मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अरेबियन सी है, ये समुद्र है, ये पानी है। अब क्या होता है? सनलाइट आई तो सनलाइट क्या करेगी? सनलाइट जिस समय पर आएगी तो वो दोनों को गर्म करेगी, दोनों चीजों को क्या करेगी? गर्म करेगी, इसको भी और इसको भी। आपने जमीन में, गांव में आप रहते हो, मिट्टी वाली जमीन है, एक बाल्टी पानी रख दिया और मिट्टी भी है, कौन सी चीज पहले गर्म हो जाएगी? भाई मिट्टी पहले गर्म हो जाएगी, जमीन पहले गर्म हो जाएगी, पानी धीरे धीरे गर्म होगा, है ना? पानी धीरे धीरे गर्म होगा। वैसे ही शाम को 8 बजे 9 बजे आपने गर्मियों के महीने में देखा होगा, जो पानी बाहर रखा रहता था मटके वगैरह में या किसी भी चीज में, तो वो 8 बजे 9 बजे तक भी गर्म रहता है, बल्कि जमीन तो ठंडी हो गई। तो पानी की ये कह सकते हैं ना, एक प्रॉपर्टी होती है, वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही फिर ठंडा होता है। उसी के मुकाबले जमीन जल्दी गर्म होगी, जल्दी ठंडी होगी। तो जैसे दिन के समय में हम बात करें, तो दिन के समय में जमीन क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। दिन के समय में जो जमीन है वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। और उसके मुकाबले दिन के समय में जो जमीन हो गई वो गर्म हो गई, और उसके मुकाबले जो पानी है वो क्या है? ठंडा है। और ठंडा पानी है तो उसके ऊपर की हवा भी ठंडी है तो वो भारी है, भारी है तो प्रेशर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम है, और इसके ऊपर की हवा का टेम्परेचर ज्यादा है। तो समुद्र से कितनी दूर हैं आप, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है, इस बात पर भी ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अगली बात आती है एल्टीट्यूड की। अगर हम बात करें ऊंचाई पर, ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर कम होता रहता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं। जनरल लैप्स रेट क्या है? जनरल लैप्स रेट मेरे भाई ये है कि वो टेम्परेचर कम होता है, हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है, और 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। तो एल्टीट्यूड पर भी एटमोस्फेयर का टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो भैया सैलिनिटी ऑफ ओशियंस की अगर मैं बात करूं, तो सैलिनिटी ऑफ ओशियंस पर यह टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है, इसकी लवणता पर यह टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ गए बात को।
इसी साल आया हुआ सीजी एसएससी का ही ये क्वेश्चन हो जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे ये बात बताना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे? ये पूछा जाता है जैसे कि मान लीजिए जमीन है, ये क्या है? लैंड है, और ये क्या है? वाटर। मैं आपसे दोनों चीजें पूछूंगा। एक बार तो मैं आपसे पूछूंगा डे टाइम, दिन के समय में क्या होगा, डे टाइम। और एक बार मैं आपसे पूछूंगा नाइट टाइम में, दिन के समय में क्या होगा और नाइट टाइम में। हवा यहां से यहां जाएगी या यहां से यहां जाएगी? आप सभी को पता है जहां ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर लगेगा, वहां से हवा बाहर जाने की कोशिश करेगी, जहां कम होगा वहां पर जाएगी। तो हवा जो है हमेशा कहां चलती है? हाई प्रेशर से लेकर के लो प्रेशर की तरफ। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। अब सुनना, दिन के समय में मैंने क्या बताया? पानी ठंडा, जमीन गर्म। तो यहाँ ठंडा तो पास में मॉलिक्यूल्स, पास में तो हाई प्रेशर। तो दिन के समय में हवा कहां से जाएगी? वाटर टू लैंड जाएगी। दिन के समय में हवा कहां से जाएगी? वाटर टू लैंड जाएगी। तो जैसे सी है, इसको क्या बोलेंगे? समुद्र। तो समुद्र से हवा कहां जा रही है? जमीन पर। तो समुद्र से जा रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ब्रिज बन गया ना। समुद्र से लेकर के जमीन तक का ये ब्रिज बन गया, तो इसको बोला जाता है सी ब्रिज। क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? सी ब्रिज। अच्छा, रात के समय में क्या होगा? अब ये दोनों चीज, शाम तक ये दोनों चीज गर्म हो गई, जमीन भी गर्म है और हवा भी गर्म है। रात को पहले कौन ठंडा हो जाएगा? जमीन पहले ठंडी हो जाएगी, ये बाद में ठंडा होगा। तो जो ठंडा हो गया वहां पे मॉलिक्यूल से एयर के जल्दी पास आएंगे, पास आ गए तो वहां पर ज्यादा एयर आ गई, ज्यादा आ गई तो वहां प्रेशर ज्यादा हो गया, तो हवा यहां से यहां चलने वाली है। इसका मतलब है रात के समय पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लैंड ब्रिज देखने को मिलेगा, लैंड ब्रिज। तो दिन के समय पे समुद्र किनारे जब जाते हो तो ठंडी ठंडी हवा आती है, नहीं आती है? नदी किनारे तो ऐसा ही होता है। तो इसको सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, बताओ भाई। व्हाट इज द एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स? ईस्टर्न घाट्स का एवरेज एलिवेशन कितना है? प्यारे बच्चों, ये इनको कहा जाता है ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट्स का जो एवरेज ऊंचाई है, जो एवरेज ऊंचाई है इनकी, वो है भैया 600 मीटर। अब ये तो आपको पता था तो आप कर पाएंगे, नहीं पता था तो नहीं कर पाएंगे। तो एवरेज ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 600 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी हो गया। एवरेज ऊंचाई 600 मीटर हो गई आपकी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई, अगला क्या कहता है? अगला कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स इनिशियल रेनफॉल बाय अरेबियन सी? अरेबियन सी से इनिशियल रेनफॉल। इसके लिए बड़ी सी दुनिया बनाते हैं आज हम। आज हमने बनाई बड़ी वाली दुनिया। बड़ी वाली दुनिया में यहां पर बड़ा वाला भारत बनाया, है ना? बड़ी वाली दुनिया में बड़ा वाला भारत बनाया। और बड़े वाले भारत में हमने देखा कि यहां से जो रेनफॉल आता है वो ऐसे आता है। अरेबियन सी नीचे बना दिया भारत, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है ना, यहाँ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? जो यहाँ से रेनफॉल आता है, ये अरेबियन सी है, यही तो है अरेबियन सी। तो यहाँ से जो रेनफॉल आता है वो सबसे पहले ऐसे आता है। तो सबसे पहले किसको हिट करता है? आपको पता है, वास्को डिगामा भी तो आया था, है ना? मॉनसून में वास्को डिगामा आया था। मॉनसून क्या होता है? इन हवाओं का नाम होता है। तो ये जो मॉनसून की हवाएं हैं, ये अरेबियन सी से पानी ले लेती हैं, क्योंकि मॉनसून की गर्म हवाएं होती हैं। ये गर्म हवाएं अरेबियन सी से पानी ले लेती हैं और फिर ये लैंड पर आती हैं तो उस पानी को छोड़ देती हैं। तो इसी को मॉनसून कहा जाता है। तो मॉनसून हवाओं का नाम होता है, सीजनल विंड्स होती हैं। तो इससे सबसे पहले जो रेनफॉल आता है, सबसे पहले ये बारिश होती है, वो कहाँ पर होती है? वो होती है हमारे स्पाइस स्टेट में। और वो कौन है? वो है भैया केरल। तो आंसर क्या जाने वाला है? अरेबियन सी ब्रांच से सबसे पहले जो बारिश होती है वो कहाँ पर होती है? वो मेरे प्यारे साथियों केरल में होती है। अरेबियन सी ब्रांच से सबसे पहले जो बारिश होती है वो भाइयों केरल में होती है। ठीक है ना, ये मानसून वाली बात कर दी हमने। नेक्स्ट आ जाओ, अगला वाला देखो। अगला क्या है? Which of the following states or union territories of India receives the highest average rainfall? अच्छा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? सबसे पहले केरल में होती है, केरल के बाद शुरुआत हो जाती है मानसून की, ये तो पता है। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे पूछ दिया कि सबसे ज्यादा बारिश, भैया बताओ जरा, लगभग 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो ये कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर एक स्टेट पड़ता है, आप सभी को पता है, ये वाला। क्या बोलते हैं इसको? मेघालय। क्या बोलते हैं इस स्टेट को? इस स्टेट को मेघालय कहा जाता है। इस स्टेट को भाइयों मेघालय कहा जाता है। और मेघालय में क्या है? मेघालय में 3 पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं, 1, 2 और 3।
इसको बोलते हैं गारो, इसको बोलते हैं खासी, और इस प्रकार की यहाँ पर ट्राइब्स भी हैं, ट्राइब्स करवाया था ना, और इसको बोलते हैं जयंतिया। ये 3 पहाड़ियां हैं। ये 3 पहाड़ियां क्योंकि ऐसे करके हैं, तो ये क्या करती हैं, ये जब बारिश होती है तो उस बारिश के बादलों को आने तो देती हैं, लेकिन ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इनसे बादल आगे निकल के नहीं जाता, वो सारी बारिश फिर यहीं पर कर देता, वापस तो जाएगा नहीं घूम करके। उसने कहा चलो टंकी खाली कर दो, जो टैंकर भर के लाए थे उस टैंकर को यहीं उड़ेल देते हैं, उसको खाली कर देते हैं। तो इसी वजह से ये बारिश हो जाती है यहाँ पर सबसे ज्यादा। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो हिल्स हैं, ये जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं के बीच में मानसून नाम जगह पड़ती है, वहां पर भैया सबसे ज्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है भारत के अंदर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं मेघालय। तो भारत का कौन सा राज्य हो गया जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, वो हो गया भैया मेघालय। लद्दाख जैसे राज्यों में भैया कम होती है ना। लद्दाख है अब तो यूनियन टेरिटरी है, लेकिन अब वहां बारिश थोड़ी कम होती है। तो आंसर फिलहाल के हिसाब से क्या करोगे, फिलहाल के हिसाब से आप आंसर क्या करोगे, मेघालय। दिल्ली को क्या कहोगे, झीलों का शहर। अरे सच में मत लिख लेना है, दिल्ली में इतनी झीलें हैं कि निकला नहीं जाता है, बाइक भी डूब जाती है, बस भी डूब जाती है, ट्रक भी डूब जाते हैं। तो वो वाला झीलों का शहर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप सीरियस लेकर के एग्जाम में मत कर देना थोड़ा सा, कि यहीं सर बारिश ज्यादा होती है। चलो आओ देखो। वैसे मैं सच बताता हूँ, इस समय पर जब आपकी क्लास हो रही है ना, इस समय पे मेरे यहाँ बारिश हो रही है, और इतनी तगड़ी बारिश हो रही है कि यहाँ तक मुझे ना, वो ना बारिश का पानी जब गरजता है तो एक स स स वाली आवाज आती है, वो आवाज मुझे चप चप पट पट वाली आवाज जो है वो आ रही है। चलिएगा जरा अगली बात करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की। ओहो, क्या कह दिया, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात तो यूनियन टेरिटरी में, लेकिन ऑप्शन में भी सारी यूनियन टेरिटरी दी हैं। अब देखो उत्तर कैसे लगाएं, उत्तर कैसे लगाएं, उत्तर लगाते हैं। देखो ये है लद्दाख और लक्षद्वीप। लद्दाख और लक्षद्वीप ये तो बहुत दूर दूर के हो गए, एक काम करते हैं इनको डिलीट मार देते हैं। तो इसको भी हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया। देखो उत्तर मारेंगे तो तुक्का मारेंगे, तुक्का। अब बचे चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, और मैंने कहा था कि जब या तो हम एबीसीडी वाले ऑप्शंस को उड़ाएंगे, या फिर हम जो है बाहर वाले ऑप्शंस को उड़ाएंगे। और जब हमने यहाँ पर 2 बाहर वाले उड़ा दिए, तो अब ए बी सी या डी से शुरू होने वाले को उड़ा देंगे, इसका मतलब चंडीगढ़ भी उड़ा दिया। और जब चंडीगढ़ भी उड़ा दिया, अब आंसर क्या बचा है, अब तो आंसर जम्मू कश्मीर बचा है। भाई सही हो या गलत हो, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम 3 ऑप्शंस को खत्म कर चुके हैं। और जब 3 ऑप्शंस को खत्म कर चुके तो आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। तो जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेशन है, वो कहाँ पर है, वो जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर में है, तो कोई ना कोई रिवर का नाम लिख दो, बताओ कौन सी लिख दूं। ऑन चेनाब रिवर, चेनाब नदी लिख देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन चेनाब रिवर, चेनाब नदी। इससे कौन सा पता चल रहा है कि हमने क्या लिखा था। आपको लगता है चेनाब नदी को पता चलेगा कि हमने सीजीएल मेंस की क्लास नंबर 3 में ज्योग्राफी के अंदर ये पढ़ा था, कुछ नहीं पता चल रहा, लिख लो चेनाब नदी लिख ली, चेनाब नदी। अच्छा एरिया लिखोगे कौन सा, रियासी डिस्ट्रिक्ट, कौन सा, रियासी डिस्ट्रिक्ट लिख लो। कुछ नहीं, इनको कोई पता, कोई नहीं बता रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो इस रिवर को कोई नहीं बता रहा वहां रियासी डिस्ट्रिक्ट में जाकर के कि यहाँ से ऐसे ऐसे पढ़ा दिया गया है। कोई नहीं, तुक्का मारा हमने, हमारा तुक्का फिट जाएगा, गलत नहीं जाएगा। भरोसा रखा करो कुछ तुक्के के ऊपर। आबरा का डाबरा, आंसर गया डॉग। डाबरा, आबरा का डाबरा, डाबरा किससे शुरू हो रहा था, डी से, तो आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखो मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कुछ तो कह रहा होगा, विच रिवर फ्लोज इनटू द वुलर लेक इन द नॉर्थ एंड इनटू द बारामूला। नॉर्थ एंड इनटू द, अच्छा वुलर लेक, तो वुलर लेक को पानी कहां से मिलता है मेरे भाई, वुलर लेक को पानी तो झेलम रिवर से मिलता है। लेक्स वाली वीडियो में सब बताया था, झेलम रिवर से। तो वुलर लेक को पानी कहां से मिलता है, वुलर लेक को, का वुलर लेक का जो मेन सोर्स है पानी का वो कौन सा है, वो तो झेलम रिवर है ना, फ्रेश वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी रिवर हो जाएगी, झेलम रिवर हो जाएगी। ब्यास, सतलुज, रावी और झेलम, आंसर क्या जाएगा, आंसर आपका झेलम नदी जाने वाला है। आंसर आपका झेलम नदी जाने वाला है। अगला देखो 9वां प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर मेक अप द ओशियंस। भैया पृथ्वी का कितना परसेंट पानी ओशियंस में है, ओशियंस में निहित है। मतलब पृथ्वी पर टोटल जो पानी पाया जाता है, उसमें से कितना परसेंट पानी ओशियंस का है। तो देखिए, ओशियंस की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ये वाला जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, है ना।
ये वाला जो है ये क्या हो गया, साउथ अमेरिका। ये वाला जो है ये क्या हो गया, यूरोप। ये क्या हो गया, एशिया। ऐसे ही बना देते हैं। ये क्या हो गया, अफ्रीका। ये क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया। और ये क्या हो गया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। सातों हो गए। अब सुनना जरा, अब हम ओशियंस की बात करेंगे। तो ये वाला रीजन एक तो, और एक ये वाला रीजन, ये दोनों मिलकर के किस ओशियन को बनाते हैं, ये बनाते हैं भैया पैसिफिक ओशियन को। कौन सा, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन यानी कि इसको प्रशांत महासागर कहते हैं। प्रशांत महासागर कहते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी प्रशांत महासागर कहते हैं। अब सुनो, दूसरा ओशियन कौन सा है, दूसरा ओशियन आप सभी को पता है, ये बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं, एटलांटिक ओशियन। एटलांटिक ओशियन। ये वाला क्या कहलाता है, हिंद महासागर या फिर इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन कर लीजिए आप इसको, या फिर आप इसको हिंद महासागर कर लीजिए। इसके ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक। आर्कटिक ओशियन इसको कहा जाता है प्यारे साथियों। और सबसे नीचे वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एंटार्कटिक ओशियन। इसको क्या बोला जाता है, एंटार्कटिक ओशियन बोला जाता है। तो कौन सा हो गया, ये हो गया ये सबसे पहले तो पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, आर्कटिक हो गया और एंटार्कटिक हो गया। अब आपसे इनमें से पूछा जाता है डीपेस्ट कौन सा है, तो डीपेस्ट आप सभी को पता है मरियाना ट्रेंच है। कौन से में है, पैसिफिक में। तो डीपेस्ट ओशियन एंड बिगेस्ट, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन। डीपेस्ट एंड बिगेस्ट, सबसे गहरा भी यही है और सबसे आपका बड़ा भी यही है। और इसमें जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, वो आपको पता है जापान के पास में पड़ता है मरियाना ट्रेंच। क्या है, मरियाना ट्रेंच। और 11,032 जो है मीटर वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, मरियाना ट्रेंच बोलते हैं, जो डीपेस्ट पॉइंट है। और देखो इतने सारे ओशियंस हैं और इतने बड़े बड़े ओशियंस हैं, इसी वजह से पृथ्वी पर पाया जाने वाला, इसी वजह से पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97.3%, क्या कहा मैंने, 97.3, कौन सा करेंगे, इसी से कर देते हैं। पृथ्वी पर पाया जाने वाला 97, इसमें तो 97 ही दे रखा है, लेकिन लगभग कितना होता है, ये होता है लगभग 97.3% पानी कहां से आता है, ओशियंस से आता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बचे हुए की, तो उसमें से जो बचा हुआ 2% है, वो कहां से है, वो है आइस कैप, है ना, आइस कैप। जो ये ग्लेशियर्स वगैरह जो होते हैं वो उसको आइस कैप कहा जाता है। और इसके अलावा जो बचा हुआ 0.68% बचता है, वो आता है कहां से, ग्राउंड वाटर है। वो क्या है, वो है भाई आपका ग्राउंड वाटर। क्या क्या समझे, 97.3% ओशियन से हो गया, आपका जो है महासागर से हो गया, 2% आपका आइस कैप से हो गया, है ना, और 0.68% आपका ग्राउंड वाटर हो गया। तो समझ लीजिए इस पृथ्वी का कितना परसेंट पानी जमीन से आता है, 0.68%। और हम उसको वेस्ट किए जा रहे हैं, तो भयानक सूखा तो पड़ने वाला है। ये जो फ्रेश वाटर है ये लगभग 2.5% के आसपास होता है, 2.5 पौने 3%। और इसको भी हम वेस्ट किए जा रहे हैं। और ज्यादातर तो इनमें से भी ग्लेशियर्स में तो जो ग्राउंड ग्राउंड वाटर है ना, वो बहुत ही कम है, पर्याप्त मात्रा में है फिलहाल तो। लेकिन अब दिक्कतें होने लगी हैं अलग अलग जगह पर। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको वेस्ट कीजिए। इसी वजह से मुहिम देख रहे हो ना, सेव वाटर सेव अर्थ, सुना होगा आपने। आप कुछ भी शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो तो उसमें कैरी बैग पे लिखा रहता है सेव वाटर सेव अर्थ, किस लिए, क्योंकि पानी को नहीं बचाओगे भाई साहब, भयानक सूखा पड़ेगा। और भयानक सूखा पड़ेगा तो फिर क्या होगा समझ लीजिए। खैर इस बार तो बारिश भारत में बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन आप देखोगे ना तो अलग अलग देशों में, अफ्रीकन देशों में सूखा, भयानक सूखा है भाई। तो वो डिपेंड करता है। आइए जरा बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 10 की। व्हाट इज द नेम ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बिटवीन मुंबई एंड गोवा। मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग का नाम क्या है। अब मैं आपको मौका देता हूं इसे अटेम्प्ट करने का, आपके पास 30 सेकंड का समय है। एक, दो, तीन, चलो ऐसे ही कर लो, 30 सेकंड का समय है। क्योंकि ये प्रश्न बहुत अच्छा है, एक्चुअली ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इसीलिए आपके पास 30 सेकंड का समय है। बताओ, करो इसको अटेम्प्ट। करा, चलो मैं तब तक कुछ कुछ और बता देता हूँ। चलिए भाई,
ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये गोवा वाला रीजन है, ये कर्नाटक वाला रीजन है, ये केरल वाला रीजन है, ये तमिलनाडु वाला रीजन है, ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ये आपका जो है उड़ीसा वाला रीजन। और ये वाला जो रीजन है ना, इसको कहा जाता है कोंकण पोस्ट। कौन सा कहा जाता है? कोंकण पोस्ट। ये वाला महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक वाला जो रीजन है, इसको कहा जाता है कोंकण पोस्ट। और इसके नीचे वाला जो ये केरल वाला रीजन है, इसको कहा जाता है मालाबार, मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट, मालाबार तट कहा जाता है। दो तट हो गए, एक हो गया आपका कोंकण और एक हो गया मालाबार। समझ गए? इसके अलावा ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला है, इसको बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट या फिर कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। इसके अलावा ये उड़ीसा वाला जो रीजन है, इसको कहा जाता है उत्कल, उत्कल कोस्ट या उत्कल प्लेन्स इनको बोल देते हैं, ठीक है ना। उत्कल प्लेन्स कह लो या उत्कल कोस्ट इसको कहा जाता है। उत्कल के मैदान इनको कहा जाता है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो समझो जरा। क्वेश्चन ने कहा है कि मुंबई और गोवा, अब मुंबई गोवा कहाँ पड़ती है? मुंबई गोवा के लिए ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन। मुंबई गोवा के बीच पश्चिमी तटीय मैदान, और जिसने मैदान पूछा है, तो मुंबई गोवा के बीच जो पश्चिमी पश्चिम में है और जो तट के पास है, तट के किनारे, ये वाले जो मैदान हैं, इन मैदानों को क्या बोलते हैं? कन्नड़ प्लेन्स बोला जाता है, कन्नड़ प्लेन्स बोला जाता है। तो इसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मुंबई और गोवा के बीच, मुंबई और गोवा के बीच में जो ये मैदान है, इन मैदानों के ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाले भाग का नाम क्या है? तो इन मैदानों के ऊपर भाग कौन सा दिखा? ये वाला। और इस वाले को क्या बोलते हैं? कोंकण बोलते हैं। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? कोंकण कोस्ट जाएगा, कोंकण तट जाएगा। बाकी कोरोमंडल किसको कहते हैं, मालाबार किसको कहते हैं, और कन्नड़ प्लेन, कोरोमंडल किसको कहते हैं? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो तट है उसको कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। मालाबार किसको कहते हैं? खास करके जो केरल वाला तट है इसको मालाबार कोस्ट कहते हैं। इसके अलावा कन्नड़ प्लेन्स किसको कहते हैं? यही वाला जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये यूपी गोवा वाला, ये यूपी कर रहा हूं मैं, मुंबई मुंबई गोवा वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन के ये जो प्लेन्स है इनको क्या कहा जाता है? कन्नड़ प्लेन्स कहा जाता है। तो कन्नड़ प्लेन्स के ऊपर वाला जो तटीय क्षेत्र है उसको कोंकण कोस्ट कहा जाता है। इसीलिए आंसर कौन सा गया? आंसर भैया कोंकण कोस्ट गया। बताओ, अच्छा बेहतरीन प्रश्न था या नहीं था? बताओ, ये दिमाग खोलने वाला प्रश्न था या नहीं था? मैंने कहा ना, आपको जितने भी प्रश्न करवाऊंगा सारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है वो सिर्फ मेंस के लिए हैं, वो इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी होने वाले हैं, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट है। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, सिंपल सा पूछ, और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। सिंपल सा पूछ लिया कि केरल के तट को क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। किस राज्य के तट को बोलते हैं? किस राज्य की तटीय सीमा को मालाबार कोस्ट कहा जाता है? ऐसा भी पूछ सकता है। तो इसी वजह से प्री मेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन और शानदार प्रश्नों का ये निचोड़ आपको मिलने वाला है, और ये आपको पहली दो वीडियोस और गई हैं उनमें भी दिख गया होगा और इसमें भी दिख जाएगा। आ जाओ जरा, अगला बात करते हैं। अगला प्रश्न ये बना लिया ना, साथ के साथ इसको बनाते रहा करो मेरे भाई, ताकि आप जो है इन चीजों को जब ये अगली बार आए से, वैसे तो मैंने कोशिश करता हूँ क्योंकि हम हर दिन नए सब्जेक्ट की वीडियो लेंगे, तो इस वजह से कोशिश करता हूँ कि मैं 25 क्वेश्चंस का ये जो हमारा सीरीज रहेगा, इसमें अलग अलग टॉपिक्स के 25 क्वेश्चंस हों, ताकि 25 टॉपिक्स आपको समझ में आए। और उसमें भी बहुत सारी चीजें देख रहे हो, एक ही क्वेश्चन में हम कई सारी चीजों को डील आउट कर रहे हैं, इस वजह से एक क्वेश्चन कम से कम 5 के बराबर है। तो हम यहाँ 25 नहीं करते, इस क्लास में हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं? 125 कर रहे हैं। और अगर ये 6 दिन भी क्लास चलती है तो कितने हो गए भैया? 625, है ना, कुछ ऐसे हो जाएंगे ना। 6 दिन से 100 हो जाएंगे और 6 के हिसाब से 725 हो जाएंगे। सही कहा ना मैंने? 750। अब ठीक, 750, 600 और 150, 750 हो गए। तो पर वीक हम 750 क्वेश्चंस कर रहे हैं, और 750, 700 को मल्टीप्लाई अगर हम 4 करते हैं टोटल, 750 को मल्टीप्लाई अगर हम 4 कर देते हैं, तो सीधा सीधा सा आपका कितना हो जाएगा? 75 दूनी 15, 3000 क्वेश्चंस के आसपास आपके हो जाएंगे। ठीक है ना? एक महीने में या 28 दिन में आपके लगभग 3000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और जितने भी हो पाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की अगर 4-4 वीडियोस, 2 मॉडरेट वाली और 2 टफ वाली भी हम कर लेते हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। टेंशन ना लो, जिस समय आप मेंस के एग्जाम में बैठोगे उस समय आपको अलग अनुभूति होगी, हमेशा जैसा मैंने कहा है, क्योंकि आप वाकई में मेहनत करके जा रहे हो। और जीएस में सबसे जरूरी चीज होती है मेरे भाई, प्रैक्टिस।
जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते वही मात खाते हैं जीएस में। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्ट वाटर लेक्स, निम्न में से कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है देख लेते हैं। भाई सांबर लेक, सबसे ज्यादा खारा पानी तो इसी का है, क्योंकि एक तो इनलैंड है, एक तो इनलैंड है, पानी इसका कहीं जा टकराता नहीं है, तो ये सॉल्ट वाटर लेक हो जाएगा। तो सांबर तो होगा ही होगा, ए तो होगा ही होगा, ए होगा, इसका मतलब सी और डी नहीं है। दूसरी चीज, वूलर लेक की अगर मैं बात करूं, जैसे डल लेक है, आपको नहीं भी पता हो, वैसे तो फ्रेश वाटर है लेकिन फिर भी नहीं पता हो, वूलर लेक है तो फ्रेश वाटर लेक है, ये तो पता है ना। तो वूलर लेक क्या, फ्रेश वाटर, इसका मतलब सी भी नहीं हो सकता, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता और आंसर ये भी नहीं हो सकता। या तो ए एंड बी होगा या तो ए एंड डी होगा। चिल लेक क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील यही है। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, चिल्का लेक, अभी अभी करवाया था। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ही कौन सा है, चिल्का लेक। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मेरे भाई खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है चिल्का झील। तो आंसर क्या है, सांबर लेक और चिल्का लेक, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके सॉल्ट वाटर लेक हो जाते हैं। तो सांबर लेक और चिल्का लेक दोनों सॉल्ट वाटर लेक हैं, आंसर ए एंड डी हो जाएगा। आंसर आपका ए एंड डी हो जाएगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएंगी, लिखो फटाफट से। लिख लिया, चलें भाई। विच रिवर ओरिजिनेट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर, विच रिवर ओरिजिनेट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के साउथ में ओरिजिनेट होती है, ठीक है भाई। एंड फ्लोज नॉर्थ, एंड फ्लोज नॉर्थ थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, और नॉर्थ की तरफ चलती है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका से होते हुए, टू ड्रेन इट्स, टू ड्रेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी। क्या कह गया ये, क्या कह दिया इसने, इसने कह दिया मेरे भाई, ये देखो अफ्रीका, सबसे पहली बात ये अफ्रीका की बात कर रहा है, तो हम अफ्रीका देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा बना दूं अफ्रीका को, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलेगा ना। ऐसे तो नहीं कहोगे सर ये क्यों बना दिया आपने। अब सुनो, अफ्रीका, इसने कहा कि ऐसी कौन सी रिवर है, ऐसी कौन सी रिवर है जो ओरिजिनेट होती है साउथ ऑफ द इक्वेटर, लगभग यहां से ओरिजिनेट होती है, लगभग यहां से ओरिजिनेट होती है, एंड फ्लोज नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलती है थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें तो इस वाले हिस्से, मतलब इस वाले हिस्से में नहीं चलती, इस वाले हिस्से में चलती है, ये ऐसे करके ये ऐसे जाती है। और ऊपर की साइड में कौन है, ऊपर की साइड में कौन है, मेरे भाई ऊपर की साइड में क्या देखने को मिलेगा आपको, ऊपर की साइड में है मेडिटरेनियन सी। क्या है, मेडिटरेनियन सी। तो ये जो मेडिटरेनियन सी है इस साइड में जाती है, ये कौन सी नदी है बता दो जरा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसी को तो नील रिवर कहते हैं। भाई भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील रिवर है, यही तो जाकर के ऊपर मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। तो ओरिजिनेट होती है लगभग सेंट्रल अफ्रीका से, ऊपर चलते 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 मेडिटेरेनियन सी में जाकर के गिर जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नील रिवर। कौन सी नदी हो जाएगी, नील नदी हो जाएगी। और यही सबसे लंबी नदी भी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। क्या कहा, विश्व की सबसे लंबी नदी। आपके लिए अच्छा कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन मिल गया। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है इसकी लेंथ कितनी है, ये आपको बाद में देख रहे हो ना इस वीडियो को, चुपचाप से तब भी बताना है, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, सबसे लंबी नदी, तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे लंबी नदी। अच्छा अगर पूछता लार्जेस्ट रिवर, अगर पूछता कि जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तो वहां पर हम आंसर करते
वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर करते, तो मैंने बताया था ना लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट में फर्क कैसे है, एक अमेजोन रिवर है और एक आपका जो है नील रिवर है। फर्क कैसे करोगे, अमेजोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है जो पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, लंबा लंबा थोड़ी है, पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, इसका मतलब वो लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजोन रिवर है। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, अमेजोन रिवर है। लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर की बात करेगा तो वो आपकी नील रिवर है। तो नील रिवर और आपका जो है अमेजोन रिवर में क्या फर्क है, ये लॉन्गेस्ट है और वो आपकी लार्जेस्ट है। समझ गए बात को, बात को समझ के आ जाओ जल्दी अगले की तरफ चलो। ये हो गया आंसर नंबर बॉय, प्रश्न संख्या आंसर बॉय 12 का बॉय। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन द इंडिया फॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन। इंडिया में मेजरली कितने पोर्ट्स हैं, ये मैंने आपको करा रखे हैं वैसे तो, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं मेजरली कितने पोर्ट्स हैं, देखिए, और मैप के माध्यम से देख लेते हैं ताकि हमें लोकेशन भी तो पता हो। सबसे पहली बात तो कांडला कह लो इसको या फिर दीनदयाल कह लो, कांडला कह लो या फिर दीनदयाल कह लो, आप सभी को पता है। इसके बाद कौन सा हो गया, मुंबई कह लो इसको। इसके बाद हो गया आपका मुंबई। मुंबई के नीचे न्यावा श्यावा, न्यावा श्यावा को ही क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसको कांडला कहते हैं, इसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं, न्यावा श्यावा भी इसी का नाम है। इसके बाद आएगा गोवा। गोवा में कौन सा, गोवा गांव, मारमे गांव, गोवा में कौन सा बताया था आपको, मारमे गांव। तो गोवा से क्या बना था, गांव, मारमे गांव। गोवा के बाद आएगा कर्नाटक, कर्नाटक, ये कौन सा है, गोवा। ये कौन सा है, महाराष्ट्र। ये कौन सा है, केरल। तो भैया कर्नाटक में कौन सा था, तो ये तो मारमे गांव, और कर्नाटक में मैंगलोर, तो न्यू मैंगलोर। कर्नाटक में कौन सा था, कर्नाटक में था न्यू मैंगलोर। इसके अलावा हमने कहाँ की बात करी थी, इसके अलावा हमने बात करी थी आपका जो है इसकी, केरल की। केरल की अगर हम बात करें तो केरल में कौन सा है, कोची। केरल में कौन सा है, कोची, जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। कोची कौन सी जगह है मेरे भाई, कोची तो वो है जिसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। क्वीन ऑफ, क्वीन ऑफ अरेबियन सी, अरब सागर की रानी। क्वीन ऑफ अरेबियन सी का मतलब है अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसके अलावा बात करें आपसे तमिलनाडु की और आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर कौन से पड़ते हैं, वहां पर आप सभी को पता है, एक पड़ता है तूतीकोरिन। कौन सा पड़ता है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के ऊपर कौन सा पड़ता है, चेन्नई। तूतीकोरिन पोर्ट हो गया, चेन्नई हो गया, और एक हो गया एन्नौर। एन्नौर पोर्ट को ही क्या बोलते हैं, एन्नौर पोर्ट को ही आपका कामराजार भी बोलते हैं, कामराजार। हिंदी में भी बोल रहा हूं मैं, बाद में तुम कहते हो हिंदी नहीं लिखी। दीनदयाल, मुंबई, और ये नाम है सिर्फ, और नाम तो अपना भी लिखते होंगे। जवाहरलाल नेहरू, मारमेगांव, मैंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर या कामराजार, इसी को बोलते हैं। इसके अलावा कौन सा आएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आ जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा आ जाएगा, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। इसके अलावा बताओ जरा, उड़ीसा में कौन सा आ जाएगा, उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा में आ जाएगा मेरे भाई पैरादीप। कौन सा आ जाएगा, पैरादीप। और यहाँ पर कितना, कौन सा आ जाएगा, ये तो वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर तो भैया कोलकाता है। अच्छा, कोलकाता की बात करूं तो इसी के ऊपर हुगली रिवर पे यहीं पर पड़ता है हल्दिया भी, ठीक है। कोलकाता, ये हल्दिया इसका जो है, इसका ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पोर्ट बनाया गया था, ठीक है। तो कोलकाता हल्दिया वहां पर देखने को मिलते हैं। एक बार फिर से देख लो, दीनदयाल हो गया गुजरात में, जीटी बोलेंगे इसको, गुजरात, ठीक है ना, जीटी, गुजरात टाइटंस भी हो गया। तो गुजरात हो गया, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में हो गया, मारमेगांव गोवा में हो गया, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में हो गया, कोची के आपका जो है केरल में हो गया, तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नौर आंध्र प्रदेश, इसमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश क्यों लिख दिया भाई यहाँ पे, इसको हटाओ हटाओ हटाओ। आंध्र प्रदेश तो वो रहा, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में ही है, ये तमिलनाडु ही है पूरा, बाय मिस्टेक लिख दिया, ठीक है ना। तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कौन सा हो गया, तूतीकोरिन हो गया, तमिलनाडु में चेन्नई हो गया, तमिलनाडु में एन्नौर, तीन तीन हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सा, विशाखापट्टनम। और ये आपका जो है उड़ीसा में कौन सा, पैरादीप। और वेस्ट बंगाल में कौन सा, कोलकाता और हल्दिया, ठीक है। ये हो जाते हैं। अब इसके अलावा एक पोर्ट बन रहा है मुंबई में, जब बन के तैयार हो जाएगा तो महाराष्ट्र में भी तीन पोर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में एक नया पोर्ट बन रहा है, यहाँ पर एक आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है, केरल में एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है जिसका नाम है विजहिंजाम। अगर आपसे नाम पूछे तो मैं आपको बता देता हूं कि केरल में ही बन रहा है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, केरल में बन रहा है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट, मतलब जो बड़े बड़े कंटेनर हैं वो भी भारत में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, कोई बड़ा पोर्ट नहीं था भारत में, हमें यहाँ श्रीलंका जाना पड़ता था, यहाँ से फिर छोटे जहाजों के माध्यम से अपने भारत में सामान लाते थे।
लेकिन बड़ा ज्यादा से ज्यादा कंटेनर्स को लेकर के भारत में आ सकता है। तो भारत में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बन रहा है जिसका नाम है विजहिंजाम। क्या नाम है मेरे भाई? विजहिंजाम पोर्ट। तो इसका नाम होगा विजहिंजाम, जो केरल में बन रहा है। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। समझ गए आप बात को? चलिए आ जाओ नेक्स्ट। अगला देखो। ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट, जो टोटल वाटर है, ऑफ द टोटल वाटर कंटेंट, जितना भी टोटल वाटर है अवेलेबल ग्लोबली, दुनिया भर में जितना भी वाटर है, हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेश वाटर सोर्सेस। अच्छा, तो मैंने क्या बताया था? लगभग 97.3% के आसपास तो कहां पर है? ओशियंस में है। लगभग 93% के आसपास तो ओशियंस में है। इसके अलावा लगभग 2% कहां पर बताया था मैंने? ग्राउंड वाटर बताया था, जो कि फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर बताया था। और लगभग 0.68% मैंने कहा बताया था? ये बताया था आइस कैप, जो ग्लेशियर्स में, ये भी क्या, फ्रेश वाटर है। तो लगभग 2.5% जाएगा आंसर। लगभग 2.5%। तो आपको आंसर क्या मिल गया? लगभग 2.5%। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बॉय हो गया। लगभग 2.5% पानी ही फ्रेश वाटर है। इसके अलावा 97.5% पानी क्या है? पीने लायक नहीं है। इस दुनिया में जितना टोटल पानी है उसका लगभग 2.5% ही पीने लायक है। बाकी 97% पीने लायक नहीं है मेरे भाई। तो इस चीज को ध्यान रखें, ना करें पानी को वेस्ट। आओ देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, बिल्कुल सही बात है। थार डेजर्ट राजस्थान वाले रीजन में पड़ता है। भारत के राजस्थान वाले रीजन में पड़ता है। दुनिया का सबसे पॉपुलस डेजर्ट है ये। इसकी जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। किसी भी डेजर्ट के मुकाबले इस डेजर्ट में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। 82 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं इसमें। तो मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट कह दो इसको। मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार डेजर्ट, जो भारत का है। दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है ये। is located on the western margin of which of the following mountain ranges? वेस्टर्न मार्जिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। भाई कैसी कैसी बातें कर रहा है ये, देखना जरा। ईस्टर्न घाट की बात करता है तो ये तो भैया यहाँ पर देखने क्या बनाते हैं। ईस्टर्न घाट की बात कर रहा है तो ये तो यहाँ देखने को मिल गए। ये वाला तो आंसर नहीं होगा। नीचे सतपुड़ा और विंध्या, सतपुड़ा, विंध्या, अरावली, अरावली, अरावली के वेस्ट में, यहीं पर तो देखने को मिलता है राजस्थान में। तो अरावली के वेस्ट में हो गया, अरावली के वेस्ट में। तो यहाँ पर ये वाला रीजन हो गया। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? आंसर आपका ये जाएगा अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सा जाएगा? अरावली, जो कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। भारत की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला ही कौन सी है? अरावली माउंटेन रेंज है ये। आइए जरा नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कियोलाडो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कियोलाडो नेशनल पार्क कहां पर है? मैं आपको हिंट देता हूं। ये वहीं पर है कियोलाडो नेशनल पार्क जहां पर सरिस्का नेशनल पार्क भी है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। बताओ फटाफट से, सरिस्का कहां पर है? जहां पर मुकुंदरा हिल्स भी है, जहां पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी है। तो भैया मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहां पर है, एक तो मुझे ये बता दो। इसके अलावा आप मुझे बता दो रणथंबोर, रणथंबोर नेशनल पार्क कहां पर है? मेरे भाई रणथंबोर नेशनल पार्क भी यहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो सरिस्का हो गया, मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंबोर हो गया, ये सारे के सारे कहां पर हैं? ये सारे नेशनल पार्क राजस्थान में हैं। आंसर क्या कर दोगे? राजस्थान कर दोगे। आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या करोगे? राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे, गुजरात की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में लिखेंगे गिर नेशनल पार्क।
गुजरात में कौन सा लिखेंगे? एक तो लिखेंगे गिर नेशनल पार्क, और इसके अलावा आप लिखेंगे गुजरात में कौन सा लिखेंगे? गुजरात में एक लिख लो गिर, एक लिख लो ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क। नेक्स्ट लिखो मानस कहाँ पर पड़ता है? एक मानस नेशनल पार्क हो गया, और एक हो गया भैया आपका काजीरंगा, काजीरंगा। तो मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ते हैं? ये दोनों नेशनल पार्क आपके असम में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर भाई? असम में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? क्योलाडो नेशनल पार्क कहाँ पर हो गया? राजस्थान में। क्योलाडो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट लिखो भाई फटाफट से, अगले का आंसर बताओ, अगला बताओ। ओहो, ये है भाई प्यारा क्वेश्चन, ये है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। क्या कह रहा है प्रश्न? आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई अ फैक्टर दैट डज नॉट डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स, दैट डज नॉट डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स। समुद्र का जो पानी है निम्न में से किस फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता है? भाई देखो चलो हम एक काम करते हैं, हम दुनिया में ऐसे बना लेते हैं और देखेंगे समुद्र का पानी। एक तरफ देखते हैं ओशियन करेंट्स, भाई इससे बिल्कुल इफेक्ट होता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो इक्वेटर है वो पृथ्वी के बीचों में से निकली। अब इक्वेटर पर सनरेज डायरेक्टली आती हैं, ये पानी गर्म भी होता है, तो गर्म पानी होकर के वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर होते हैं, डेंसिटी कम होती है, पानी ज्यादा एरिया में आता है, और ये यहाँ से किस तरफ चलता है? यहाँ से ये जाता है भैया पोल्स की तरफ में। जाता है नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है। इसका मतलब है ये वाला तो इफेक्ट करती है। जो पोल्स की तरफ जाता है वो गर्म जल धारा होती है, और ये पानी पोल्स की तरफ चला जाएगा, और पृथ्वी भी ऐसे घूम रही है तो ये पीछे की तरफ धक्का देगा और ये ऐसे जाएगा, और जब वहां पोल्स वाला ठंडा पानी है फिर वो यहाँ जाएगा। तो ओशनिक करंट्स ये इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने वाली सारी ओशनिक करंट्स वार्म ओशनिक करंट्स होती हैं, और पोल्स से इक्वेटर की तरफ आने वाली जो ओशनिक करंट्स होंगी जो ऐसे आएंगी वो क्या होंगे? कोल्ड ओशनिक करंट्स होंगी, ठीक है ना। जो आपके इक्वेटर से आएंगी वो क्या होंगी? वो कोल्ड ओशन करंट्स होंगी। तो ये बिल्कुल इफेक्ट करता है। इसके अलावा देखो सेकेंडरी क्या लिखा हुआ है, इस पे बाद में आएंगे। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का, कहीं पर भी जमीन आ जाती है, कहीं पर भी पानी आ जाता है, उससे भी इफेक्ट होता है, उससे भी इफेक्ट होता है, उससे भी इफेक्ट होता है। लैटिट्यूड, बिल्कुल। आपने कहा कि ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो सनरेज यहाँ पर डायरेक्टली आती हैं तो ये वाला पानी गर्म है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये कितना है? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 30, यहाँ 90 डिग्री। 90 डिग्री पे पहुंच गए तो पोल्स है, वहां तो ठंडा है, बर्फ जमी हुई है। इसका मतलब लैटिट्यूड से भी इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं मेरे भाई? लॉन्गिट्यूड ये होते हैं, एक यहाँ है दूसरा ये वाले। तो यहाँ हो चाहे आप यहाँ हो, तो आप इक्वेटर पे, चाहे आप यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो ये लॉन्गिट्यूड से इफेक्ट नहीं होता है। आंसर क्या होगा? आपकी देशांतर रेखा है। तो जो ओशियन वाटर है ये किससे इफेक्ट नहीं होता? लॉन्गिट्यूड से। लैटिट्यूड से भी होता है, ओशनिक करंट से भी होता है, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से भी होता है। ये लॉन्गिट्यूड से इफेक्ट नहीं होता है ओशियन वाटर। समझ गए बात को? समझ आ गई बात? चलिए भाई अगला बात करते हैं। अगला क्या है? फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई एन इनर प्लेनेट। निम्न में से इनर प्लेनेट कौन सा है? ये तो मैंने आपको पहले कई बार करवाया है। जैसे मैंने कहा था कि ये क्या है? सन है, तो सन के बाद में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये वाले चारों क्या हैं? ये चारों हैं भैया अंदर वाले प्लेनेट। इनको इनर प्लेनेट्स या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा बाहर वाले जो चार हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये क्या हैं? ये इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है, या तो आउटर प्लैनेट्स कह दो, या फिर इन्हीं को गैसियस प्लैनेट्स भी कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट्स। तो आउटर प्लैनेट्स एंड गैसियस प्लैनेट्स इनको कहा जाता है। इनको इनर प्लैनेट्स और इसके साथ साथ में टेरेस्ट्रियल, क्योंकि इन पर सतह है, जैसे हमें ना सतह है, इन पर सतह नहीं है, गैस के बने हुए हैं,
तो इनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आप सभी को ये तो पता ही है। अच्छा, साइज के अकॉर्डिंग अगर हम इनको लगाएं तो सबसे बड़ा ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर यूरेनस, चौथे पे नेपच्यून, पांचवें नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है। तो अगर साइज के मामले में बात करें पांचवें नंबर पे आती है और इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया कि इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो अर्थ है। अर्थ के बाद में कौन सा है, छठवें पे वीनस है, उससे छोटा मार्स है, उससे छोटा मरकरी है। तो ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा है मरकरी। सूरज के सबसे पास कौन सा है, मरकरी, जिसको बुध कहा जाता है। मरकरी को क्या कहते हैं, इसको बुध कहते हैं, इसको शुक्र कहते हैं, इसको अर्थ पृथ्वी कहते हैं, इसको मंगल कहते हैं, इसको बृहस्पति कहते हैं, इसको शनि, इसको अरुण और इसको वरुण कहते हैं। अच्छा, इसी बीच यहाँ पर ये वाली जो है ना, ये बीच में यहाँ पर छोटे छोटे मोटे मोटे छोटे मोटे छोटे मोटे छोटे मोटे ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं। इसको कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट। एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है इसको। तो एस्ट्रॉयड बेल्ट की अगर हम बात करें तो एस्ट्रॉयड बेल्ट इसी को कहा जाता है, आप समझ गए होंगे। ये मंगल के और बृहस्पति के बीच में देखने को मिलती है। आपसे क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई इनर प्लेनेट कौन सा है। देखिए सैटर्न वो रहा तो इनर प्लेनेट नहीं है, जुपिटर इनर प्लेनेट नहीं है, मरकरी इनर प्लेनेट है और यूरेनस नहीं है। आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया भैया ऑप्शन नंबर सी। समझ गए बात को, क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन बताओ, प्रश्न संख्या कौन सी होगी, ये लिख लिया, ये बना लिया, तो छोटा सा ये बना ही लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो पॉज करके बना लेना। अगला देखो, सांबर लेक कहां पर है, तो सांबर लेक तो आप सभी को पता है, ये तो सिंपल सा है कि ये राजस्थान में था। राजसमंद बताना है आपको, राजसमंद कहां पर है, राजसमंद और जयसमंद, ये दोनों आपको देखने हैं कि ये कहां पर है, एक ही राज्य में है। ये देखने हैं आपको कहां पर है, राजसमंद और जयसमंद। लिखा, चलिए लिखना जरा अगले वाला, फटाफट से आंसर बताओ इसका। बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, आपसे पूछा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा है। तो बताना जरा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। आप सभी को पता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को, जिसको स्पेस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु जिसको हम स्पेस सिटी भी कहते हैं, सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और इसको स्पेस सिटी भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया एंड स्पेस सिटी किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। देहरादून, देहरादून में पता है क्या क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको, एक तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको एफआरआई कहते हैं, दूसरा हो गया आपका आईएमए। नहीं, घूमने की जगह नहीं बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, जहां पर शोध होता है। और नेक्स्ट आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आप आर्मी में ऑफिसर बनते हो तो ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं है जिसकी ट्रेनिंग आईएमए से ना हुई हो। ऐसा कोई भी ऑफिसर नहीं होगा जिसकी ट्रेनिंग आईएमए से ना हुई हो, क्योंकि या तो आप सीडीएस के थ्रू जाओगे या तो आप एनडीए के थ्रू, मैं आर्मी की बात कर रहा हूँ, या तो आप सीडीएस के थ्रू जाओगे या तो आप एनडीए के थ्रू जाओगे। एनडीए के थ्रू जाते हो देन आप 3 साल खड़गवासला में काट के फिर से यहाँ आते हो। सीडीएस के थ्रू जाते हो तो भी आप यहाँ पर आते हो, लगभग 18 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। तो आर्मी, इंडियन आर्मी के सारे ऑफिसर्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होते हैं। आईएमए आपको देहरादून में ही देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हैदराबाद में क्या है, चार मीनार है। गुरुग्राम में क्या है, बताओ जरा किसके हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आईएसए जिसको कहा जाता है। आईएसए जिसके हेडक्वार्टर आपके गुरुग्राम में है, गुरुग्राम जिसको गुड़गांव भी कहा जाता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस यहीं पर है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम के पास में पड़ता है। गुरुग्राम से जैसे झज्जर की तरफ हम चलते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है फरुख नगर, और वहीं पर देखने को मिलेगा भारत का पहला ग्रेन एटीएम, तो वहीं पर लगाया गया था। तो ये भी आंसर हमारा हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले वाले की, प्रश्न संख्या 21। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कोल माइंस इन इंडिया, भारत में मेजर कोल माइंस कौन सी हैं, ये तो झरिया और रानीगंज है, ये तो सबको पता है। मिशन रानीगंज एक मूवी है, ठीक है ना। कोल माइंस की अगर हम बात करें, मिशन रानीगंज करके एक मूवी भी है,
है ना। आप देखेंगे अगर कभी समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज ही देखनी है, कभी समय लगेगा तो आप देखना, ठीक है ना। तो कैसे कोल माइंस में फंसे हुए लोगों को निकाला गया था, रियल स्टोरी। नेक्स्ट है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की पहाड़ियां किस चीज के कल्टीवेशन के लिए फेमस हैं, किस चीज के उत्पादन के लिए, किस चीज की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो दार्जिलिंग में वैसे तो भैया मोमोज भी मिलते हैं, लेकिन नहीं, मैं दार्जिलिंग के पहाड़ों की बात कर रहा हूं, वहां थोड़ी ना मोमोज की उत्पत्ति हो रही है। तो दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं वो चाय के कल्टीवेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय के कल्टीवेशन के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो दार्जिलिंग की पहाड़ियां चाय के कल्टीवेशन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखेंगे, विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन डबल्ड ग्लास विंडोज। अच्छा, डबल ग्लास वाली जो विंडो होती हैं, तो उनके बीच में जो गैप होता है उसको फिल करने के लिए कौन सी इनर्ट गैस का यूज किया जाता है? देखिए, इसमें आपका जैसे रेडॉन हो गई, जैसे आपका आर्गन हो गई, जेनॉन हो गई, इस प्रकार की गैसेस का यूज किया जाता है, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन। अच्छा, तीनों ही दे दिए इसने तो। अब बताओ आंसर क्या करोगे? बिटवीन द पेन्स, तो डबल ब्लेड खिड़कियों, डबल ग्लेज्ड खिड़कियों के शीशों के बीच जगह को भरने के लिए किस सक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? भैया किया तो सारी जाता है, लेकिन इनमें से भी भैया एक पूछेगा तो आप आर्गन कर देना। वैसे तो सारी हो गई, लेकिन इनमें से भी जब एक पूछेगा तो आप क्या कर दोगे? आर्गन, आर्गन गैस का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, प्रश्न संख्या हो गई 24। द गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित था भाई? हॉर्टिकल्चर से। है कहीं ऑप्शन में? द गोल्डन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इज रेफर्ड टू एज। भारत में कृषि क्षेत्र में संबंधित स्वर्णिम क्रांति को किस प्रकार से संदर्भित किया जाता है? हॉर्टिकल्चर या फिर हनी से? किससे इसको बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर या बागवानी और हनी, हॉर्टिकल्चर और हनी, ठीक है ना। चलिए भाई, ये हो गया आपका 24वां प्रश्न। एंड आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने प्रस्तुत है, ये रहा। तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपसे क्या कहता है, देखेंगे जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट रिलेटेड टू द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया? जो कोस्टल कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स की मैं बात करूं आपसे, तो कोस्टल प्लेन्स कौन से वाले हैं? ये वाला जो रीजन है, ये सब क्या है? ये कोस्टल प्लेन्स में ही आता है। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी रिवर है जो कोस्टल प्लेन्स से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है? तो कृष्णा भी हो गई, महानदी भी हो गई, कावेरी भी हो गई, नीचे की है। ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से जो निकलती है, ये कहाँ आकर के गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरती है। और इसी रिवर पर तो यहाँ पर असम पड़ता है ना। इसी रिवर पर जो ये असम पड़ता है, इसी असम में यहाँ पर माजुली आइलैंड भी है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड। भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो रिवरियन आइलैंड है उसका नाम क्या है? माजुली आइलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप या दुनिया का सबसे बड़ा रिवरियन आइलैंड है माजुली आइलैंड। ये किस नदी पर पड़ता है? ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां पर पड़ता है? असम में पड़ता है। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, शांगपो जी जिसको कह देते हैं, चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो निकलती है, ये क्या है? ये साउथ के कोस्टल प्लेन से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। आंसर क्या होगा आपका? ब्रह्मपुत्र रिवर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गए? ये हो गए भाई आपके 25 प्रश्न। अब बात को सुनना, 1 मिनट और देना बस मुझे, बात को ये सुनना। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि हम यहाँ पर सारी सीरीज को शुरू करेंगे, तो इसी वजह से जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, एक सेकेंड, चलिए, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, जैसे कि आपका पॉलिटी हो गया, जैसे कि आपका ज्योग्राफी हो गया, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया और आपका साइंस हो गया। तो हम हर सब्जेक्ट की क्लास रेगुलर मिलेगी आपको, एक दिन हिस्ट्री की, फिर पॉलिटी की, फिर ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की। और वो इसीलिए लगातार की कोई नहीं, क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है। इसी वजह से यहाँ पर जो ये प्रैक्टिस सीरीज है, इसमें अगर हम मिक्सअप करवाएंगे वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। आप सभी को पता 25 क्वेश्चन की ये क्लास देखने को मिलेगी, लेकिन इसको 25 नहीं कहेंगे, पर क्लास में 25 मल्टीप्लाई 5 भी करोगे ना आप, तो मैंने बताया ना कितने हो जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 5 भी 125 क्वेश्चन हो जाएंगे। और भाई सच बताता हूँ सारे कॉन्सेप्ट को, और कोशिश ये रहेगी, और आगे वाली क्लासेस में भी जो भी डेली होंगी, कोशिश ये रहेगी कि 25 के 25 क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक से हों, ताकि हम उस टॉपिक को थोड़ा सा रिलेट करके कई सारी चीजों को समझ सकें। तो ऐसे करके हमारी ये सीरीज चलने वाली है। आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, और बेनिफिट तो इससे होने वाला है, वो तो फिर डेफिनेटली है ही।
तो चलिए भाई, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें और लर्निंग की हैबिट को हमेशा जीवन में बनाए रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।